So welcome, how are you all? Welcome to our YouTube channel. So we are gonna start with our new chapter, staffing. हमने प्लानिंग कर लिया, हमने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया। अभी स्पीड ठीक है हमारी चल रही। एक्चुअली ऐसा है, मेरे को ना पीडीएफ रेंज नहीं हो रहा था स्टाफिंग का, तो आज रेंज हुआ जाके। तो चलो करते हैं स्टार्ट। हमने प्लानिंग में देखा था कि हम कैसे अपने काम को सारा प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में देखा था कैसे हम प्लानिंग को एक रियलिटी के फॉर्म पे लेके आते हैं। अब हम आएंगे स्टाफिंग पे। ह्यूमन रिसोर्स को एम्प्लॉय करना, रिक्रूट करना, भर्ती करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग स्टाफिंग की पहले तो ये लाइन आप समझो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, एक सेकंड। तो पहले आप समझिए कि ये जो इन्फोसिस है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी फर्म है। एक इन्फोसिस मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है। शायद आप आगे जाके या अभी आपने सुना होगा, या शायद आप आगे जाके सुनोगे। उनके जो चेयरमैन है नारायण मूर्ति जी, वो कह रहे हैं कि जो हमारा एसेट है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, जब वो शाम को जाता है दरवाजे से, तो आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो अगली सुबह वापस आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ जी वो आता जाता रहे। इसका मतलब ये है कि वो अपनी जॉब से इतना सेटिस्फाई रहे कि हाँ जी अगर वो जा रहा है तो वापस आए, मतलब वो आपका काम छोड़ के ना जाए। तो ये सारा हम किस में पढ़ते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में भी, कैसे हम अपने रिसोर्स को रिक्रूट कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी सारा स्टाफिंग का प्रोसेस हम कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे उसको ट्रेन कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो हम सारा इसमें पढ़ेंगे स्टाफिंग में। तो ये कह रहा है कि जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेप, यार एक में नोटिफिकेशन कम करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेप पढ़ा मैनेजमेंट का, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, तो अब हम आगे स्टाफिंग पे। जो हमारा पहले था प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, वो बस एक मेयर पेपर वर्क था कि हमने ये करना है। ठीक है, अभी हम करेंगे स्टाफिंग। ये अब रियल काम है। इसमें हम रिक्रूटमेंट करेंगे, इसमें हम वो करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करेंगे, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब एक सेकेंड, यहाँ पे आते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कि हमें एक क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंट करना अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अगर एक सीईओ की पोस्ट है तो उसके लिए उस हिसाब का कॉम्पिटेंट पर्सन एम्प्लॉय करेंगे। अगर एक डायरेक्टर की पोस्ट है उसके लिए उस हिसाब से अपॉइंट करेंगे। अगर एक जनरल मैनेजर की पोस्ट है उस हिसाब से, मतलब जितनी इंपॉर्टेंस एक पोस्ट कैरी करती है उस हिसाब से हम करेंगे, स्टाफिंग करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मोर कैपेबल पर्सन अपॉइंट करना मोर इम्पोर्टेंट पोस्ट पे, और कंपैरेटिवली लेस इम्पोर्टेंट अपॉइंट करना लेस इम्पोर्टेंट पोस्ट पे। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ऑल द फंक्शन अंडरटेकन टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पोस्ट एंड पीपल, कि जो बंदा हम अपॉइंट कर रहे हैं क्या वो उस लायक है, उस पोस्ट के लायक है कि दोनों में कोऑर्डिनेशन सेट हो रहा है। तो वो हम स्टाफिंग में करते हैं। इसमें क्या आता है, रिक्रूटमेंट आता है, सिलेक्शन आता है, ट्रेनिंग आता है, प्रमोशन आता है, ट्रांसफर आता है। ठीक है, डेफिनेशन डू इट ऑन योर ओन। आगे आता है फीचर्स। पहले तो ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। कि प्लानिंग और स्टाफिंग की तरह ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है। इसमें कॉम्पिटेंट पर्सन्स की अपॉइंटमेंट होती है ऑन वेरियस पोस्ट। काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज की जाती हैं इस काम को पूरा करने के लिए, जो कि कनेक्टेड है ह्यूमन बीइंग से, जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन। ये जो भी है ये सिर्फ हमने लिख के नहीं करना, ये सारा का सारा हम ह्यूमन बीइंग पे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। उनको रिक्रूट किया जाता है, उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है। ठीक है, एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन है। ठीक है, जो हमारा स्टाफिंग है वो एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन है। कि मतलब ये नहीं कि किसी का सब फंक्शन है, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजिंग का सब फंक्शन है या प्लानिंग का सब फंक्शन है, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फंक्शन है मैनेजमेंट का, कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इस चीज़ से कि एक सेपरेट फंक्शन है। ये सभी लेवल पे एसेंशियल है। ठीक है, इस पे ये क्लेरिफाई कर देते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट डज नॉट फ्री द मैनेजर कंसर्न फ्रॉम दिस ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शन। द एम ऑफ एस्टेब्लिशिंग दिस डिपार्टमेंट इज टू असिस्ट द मैनेजर एट एवरी लेवल इन द परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। ये मतलब कह रहे हैं कि ये ना हर एक लेवल पे, टॉप, मिडल, लोअर लेवल पे इंपॉर्टेंट है। एक जो एक सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट होता है उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे कि वो क्या क्या चीज़ वो ना एक होता है कंपनी में। ठीक है, बस ये इसमें ये कह रहा है कि वो होने से कोई भी लेवल का मैनेजर अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री नहीं कर सकता। उसको हर एक जगह रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। वो डिपार्टमेंट बस ना उसकी हेल्प करता है कि वो कैसे हर एक लेवल पे स्टाफिंग अच्छे से कर सके। ठीक है,
उसके बाद आता है रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि स्टाफिंग ह्यूमन बीइंग से रिलेट करता है, और मैन वो क्या है सोशल एनिमल है, तो ये कनेक्टेड है ह्यूमन बीइंग से, इसलिए ना उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप बन जाती है, क्योंकि मैंने एक सोशल एनिमल कह सकते हो आप, या सोशल ह्यूमन बीइंग कह सकते हो, कि वो सोसाइटी से रिलेट करता है, इससे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए मैनेजर ये ख्याल रखते हैं कि जो उनकी वो जो प्रोसेस हो स्टाफिंग का, वो एक बिल्कुल ही इम्पार्शियल हो, मतलब किसी के साथ पार्शियलिटी ना की जाए, ताकि ये जो फंक्शंस हैं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रमोशन वो इफेक्टिवली पूरे हो सकें। उसके बाद आता है फैक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो परफॉर्मेंस है स्टाफिंग की वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। इंटरनल इन्वायरमेंट यानी कि जो पॉलिसीज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे प्रमोशन पॉलिसी, डिमोशन पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है स्टाफिंग प्रोसेस को, कि कैसे कैसे प्रमोशन होगी, कैसे डिमोशन होगी, कैसे ट्रांसफर की जाएगी एम्प्लॉय की। उसके बाद आता है एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, अगर कोई भी वैकेंट पोस्ट प्रमोशन से फिल होती है, तो जो एम्प्लॉयज पहले ही काम कर रहे होंगे तो उनको अपॉर्चुनिटी होती है कि वो हायर पोस्ट गेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रमोशन, और जो बाहर के बंदे हैं वो अपॉइंट हो गए ओनली ऑन द लोअर पोस्ट, क्योंकि अगर अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम सिर्फ प्रमोशन करें तो जो नया बंदा आएगा वो तो लोअर पोस्ट पे ही आएगा, क्योंकि जो पहले वाले एम्प्लॉयज हैं वही प्रमोट हो गए, जो नया एम्प्लॉय आएगा वो थोड़ी सीधा ही प्रमोट हो जाएगा। इसलिए ये क्या कहते हैं, जो अंदर वाले एम्प्लॉयज हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनको काफ़ी लेथार्जिक बनाता है, और जो आउटसाइड एम्प्लॉयज है उनको डीमोटिवेट करता है कि वो इस पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई ना करें। इन दिस वे द इंटरनल पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डज अफेक्ट द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। अब एक्सटर्नल पॉलिसी कैसे अफेक्ट करती है, जैसे कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज निकाल दे या एजुकेशनल एनवायरनमेंट, मतलब कोई गवर्नमेंट पॉलिसी निकाल दे किस हिसाब से स्टाफिंग होगी, किस हिसाब से रिक्रूटमेंट की जाएगी, ऐसे कोई स्कीम निकाल दे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है स्टाफिंग के प्रोसेस को। आइदर इट इज़ इन आइदर इट हैज़ पॉजिटिव इफेक्ट और आइदर इट हैज़ नेगेटिव इफेक्ट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हम डिस्कवर कर सकते हैं और ऑब्टेन कर सकते हैं कॉम्पिटेंट पर्सनल को। स्टाफिंग में ना लेटेस्ट टेक्निक यूज़ की जाती है रिक्रूटिंग और सिलेक्शन प्रोसेस में। इसका रिजल्ट ये होता है कि हम सर्च कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं एबल एम्प्लॉयज़ को, मतलब कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को फॉर डिफरेंट पोस्ट अंडर द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। जो रिक्रूटमेंट में हम सर्च करते हैं एम्प्लॉयज़ की और सिलेक्शन में उनको सेलेक्ट करते हैं, याद रखियो, रिक्रूटमेंट हम सर्च करते हैं, सिलेक्शन में हम सेलेक्ट करते हैं, रिक्रूटमेंट में सर्च करेंगे, सिलेक्शन में सेलेक्ट, सर्च सेलेक्ट, सर्च सेलेक्ट, सर्च सेलेक्ट। हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस थ्रू द मीडियम ऑफ स्टाफिंग। जो सही बंदा है वो सही पोस्ट पे क्या कहते हैं वो किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा। इससे जो सूटेबल पर्सन सेलेक्ट होंगे, कीप इन माइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द पोस्ट, मतलब किसी भी पोस्ट पे कोई गलत बंदा नहीं प्लेस किया जाएगा, यानी कि मतलब जिस हिसाब का बंदा उस हिसाब की उसको पोस्ट दी जाएगी। एज अ रिजल्ट इट इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉयज। कंटिन्यू सर्वाइवल और ग्रोथ, जैसे कि हर एंटरप्राइज चाहती है कि उसका कंटिन्यू सर्वाइवल और ग्रोथ हो, वो कभी बंद ना हो। ये कैसे पॉसिबल है कि उसके पास जो ह्यूमन एसेट है वो सुप्रीम क्वालिटी का हो। ये हर ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल कर सकती है विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग, कि अगर उसकी स्टाफिंग अच्छी होगी, अगर वो अच्छे एम्प्लॉयज फिल करेगी, तो ऑर्गेनाइजेशन खुद ब खुद क्या कहते हैं हमेशा के लिए अलाइव रह जाएगी। जैसे आप गूगल देख लो, वो इतनी अच्छी क्यों चल रही है, इतना हर रोज डेवलप क्यों कर रही है, क्योंकि उसके अंदर एम्प्लॉयज ऐसे हैं कि चाहे उनके पास डिग्री हो या ना हो, लेकिन उनका जो लेवल ऑफ थिंकिंग या मेंटल पावर इतना स्ट्रांग है कि वो हर काम को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। और इस हिसाब से क्या कहते हैं गूगल पूरा ऐसे एम्प्लॉय से भर रखा है जिससे उसका कंटिन्यू सर्वाइवल और ग्रोथ पॉसिबल है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ओनली विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग। इसमें कंटिन्यूस प्लानिंग की जाती है कि हम मैनेजर्स को डेवलप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद दे आर मेड एबल टू फेस कंटिजेंट कॉम्प्लेक्सिटीज, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए वो एकदम से फेस कर सकें। ये प्लानिंग करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एश्योर इट्स सर्वाइवल। हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जो स्टाफिंग होती है वो सारा उसमें सारा काम रिलेट होता है ह्यूमन रिसोर्स से, जो कि सिस्टमेटिकली परफॉर्म करते हैं। ऐसे ना जो ओवर मैनिंग की सिचुएशन है वो कभी नहीं आती। अगर हम कोई भी काम सिस्टमेटिकली करें तो कोई भी काम बार बार होने का या कोई भी काम छूटने का ना वो नहीं रहता, चांस नहीं रहता। एज अ रिजल्ट उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल है, और जो लेबर कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी। जैसे कि आप देखो, अगर एक ही काम बार बार हो जाए या एक काम कोई छूट जाए तो आपकी लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। इससे लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होगी अगर आप स्टाफिंग अच्छे से करते हो तो। अपार्ट फ्रॉम दिस, बाय मेकिंग एम्प्लॉयज अवेलेबल एट राइट टाइम, द प्रोबेबल हर्डल्स विच कैन अराइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क कैन बी एलिमिनेटेड एंड ओवरकम।
कि अगर आप क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ को, जो एबल एम्प्लॉयज़ है, जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ है, उनको अवेलेबल कर देते हो, तो जो फ्यूचर में शायद कोई हर्डल्स आ सके वो एलिमिनेट हो जाते हैं खुद ब खुद, या आपके पास उतनी पावर होती है कि आप उसको ओवरकम कर सकते हो। हेल्प्स इन इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। स्टाफिंग में ना हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि उनकी क्या प्रेफरेंस है, उनको कैसा एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, उनके लिए प्रमोशन पॉलिसी कैसी रखनी चाहिए, उनके लिए ट्रेनिंग कैसी रखनी चाहिए, उनके लिए रेम्यूनरेशन पॉलिसी कैसे रखनी चाहिए। इस सारी चीज़ों की स्टडी की जाती है। उसके बाद एक एफर्ट लगाया जाता है कि जो उनका कि जो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब एक हद तक उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल किया जाए, जितना मतलब ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं उतना फुलफिल किया जाए। काफ़ी ज़्यादा केयर रखी जाती है कि उनका कैसे भी करके पे पैकेज कम ना दिया जाए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में उनको पूरी की पूरी जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है और उनका जो मोरल है और वो भी ज़्यादा बूस्टअप होता है। जो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो बेस है, कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बेस है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस का। और वो जो फिजिकल रिसोर्स है जैसे मटेरियल, मशीन, मनी, उससे ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर ह्यूमन नहीं होगा तो वो चीज़ें सारी बेकार हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस बन जाता है। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें ना बस ये दिया गया है कि जो जो मैन है वो है एक्टिव सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो मटेरियल, मशीन, मनी है वो है पैसिव सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर मैन क्या कहते हैं, अगर आप मैन को एक्टिव सोर्स ऑफ प्रोडक्शन को बीच में से हटा लेते हो, तो जो पैसिव सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इट विल रिमेन स्टैटिक, वो काम नहीं कर पाएगा, वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। जैसे आप पढ़ के देखो, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दिस एंड दैट may be divided into two parts: active, passive. Active means include man, while material, machine, money uh, belong to passive means of production, ठीक है। An enterprise may have large quantity of passive means of production such as machine, money, material, but the same are of no use if not properly utilized. They can be utilized only with the help of active means, that is human beings. What is needed is that such human resource be available as is perfectly efficient. It is a job of human resource management HR department to make efficient resource available. In order to fulfill this, HR department एक एस्टेब्लिश किया जाता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें ना सुपरविजन के लिए एक मैनेजर रखा जाता है, एचआर मैनेजर। एक्चुअली ना इस सारे चैप्टर में आप ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस पढ़ोगे, उसको हम कैसे ट्रेनिंग से, विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट, हम उसको इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट, इतना ज़्यादा मतलब पावरफुल बना सकते हैं जिससे हमारी कंपनी कैन रिमेन अलाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें हम सारी ह्यूमन रिसोर्स की वो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस, और हम उसको कैसे ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। जैसे आप ना जब आगे जाओगे तो देखो कि बड़ी बड़ी कंपनीज में ये होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, ये अभी भी होता है, ये कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है। एचआर डिपार्टमेंट होता है जिसमें मैनेजर होता है, एचआर मैनेजर। यही मैनेजर आपको रिक्रूटमेंट करता है, ये मैनेजर आपकी अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। ये मैनेजर आपको ट्रेन करता है, आपको डेवलप होने में मदद करता है, ये मैनेजर आपको इंट्रोड्यूस कराता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, यही है मैनेजर आपका देखता है कि आपका पे पैकेज वगैरह कैसे होना चाहिए। सारा का सारा आपके रिलेटेड काम ये मैनेजर करता है, ठीक है। ये मैनेजर आपके इंटरव्यू वगैरह करता है। तो एचआर मैनेजर का मीनिंग क्या है, ये वो ब्रांच है मैनेजमेंट की जो कि कंसर्न होती है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ एम्प्लॉयज। एचआर मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट एवरी एम्प्लॉय मेक्स हिज मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस गोल्स। एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन यानी कि स्टेजेस क्या है, ठीक है। अभी एक सेकंड रुकियो, मैं आपको थोड़ा सा ना जगह मिल जाए। हाँ जी, ये शायद, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। नहीं इतना बड़ा गाँव लिखना है, छोटा ही नहीं हो रहा है। और नोट्स खोल दिए एक सेकंड। एक्चुअली ये कंसेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और समझाना जरूरी है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आओ।
पहले आया हमारा लेबर वेलफेयर स्टेज, ठीक है। गॉट इट। भाई ये कैसे होता है? हाँ, पहले आया हमारा लेबर वेलफेयर स्टेज, उसके बाद हमारा आया पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। ये ना दिक्कत कर रहा है। हाँ जी, डन। चलो आगे लिखो। भाई डन यार। पहले हमारा लेबर वेलफेयर स्टेज, उसके बाद हमारा आया पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज, ठीक है। इसके आगे नीचे एरो, नीचे को मूव करेगा, हाँ, ऐसे। उसके बाद हमारा एचआर मैनेजर मैनेज स्टेज। तो एक्चुअली मैं बता रहा था आपको कि जो हमारा एवोल्यूशन है, कि कैसे कैसे कौन कौन सी पीढ़ियों से चल के जो हमारा पर्सनल मैनेजमेंट एचआर मैनेजमेंट स्टेज आई है, तो वो कैसे आई है। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट स्टेज आती है वो है लेबर वेलफेयर स्टेज। उसके बाद हमारी थी पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज, और एट फाइनली जो अभी प्रेजेंट में है वो है एचआर मैनेजर स्टेज, ठीक है। तो आपको ये पहले एवोल्यूशन समझना है कि पहले कैसे लेबर वेलफेयर स्टेज है, फिर पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज है, फिर एचआर मैनेजर स्टेज है। तो ये एक पूरी जैसे पीढ़ियाँ नहीं होती, पीढ़ियाँ, वैसे ये सारा सिस्टम चला। पहले हमारे आई एक सेकंड, लेबर वेलफेयर स्टेज। लेबर वेलफेयर स्टेज में कह रहे हैं कि जैसे पहले ना बिजनेस काफ़ी स्मॉल स्केल पे किया जाता था। उस टाइम ना ट्रेड यूनियंस का एरा था, कि जैसे थोड़े बहुत मजदूर अपना के कैसे कहते हैं कि यूनियन बना लेते थे। तो इसका नतीजा क्या होता था कि हाँ, हर एक पर्सन को एक ज़रूरत महसूस होती थी कि उसको ना एक मीडिएटर की ज़रूरत है, कि जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में एज अ लिंकिंग पिन रोल, यानी कि एज अ मीडिएटर काम कर सके, कि जो ऊपर वाले की बातें हैं वो इन्हें एम्प्लॉयज़ को बता सके, जो एम्प्लॉयज़ की सजेशंस हैं, प्रॉब्लम्स है, वो एम्प्लॉयर को बता सके। इसलिए एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट किया गया, एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट किया गया फॉर द पर्पस ऑफ दिस जॉब। उसका काम था कि अ, उसका काम था कि वो मिनिमम वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयज़ को, मतलब हल्का मोटा जैसे थोड़ी बहुत हेल्प किया करेगा एम्प्लॉयज़ की, मतलब थोड़े बहुत मैसेजेस ऊपर पास कर दिए, ऊपर से सजेशन नीचे पास कर दिए, ऐसे। फिर आई पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। वैसे काम हल्का हल्का बढ़ता गया। पहले तो चलो छोटा स्मॉल स्केल पे काम होता था, अब ज़्यादा लार्ज स्केल पे काम होने लग पड़ा, फैक्ट्री सिस्टम आ गया, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को काम मिलने लग पड़ा था एक ही छत के नीचे, यानी कि अ, एक ही फैक्ट्री में काफ़ी लोग एम्प्लॉय किए जाते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक बंदे की ज़रूरत महसूस हुई, जो कि एम्प्लॉयज़ अवेलेबल करा सके कंपनी को। पहले तो चलो ठीक है, एक थोड़ा बहुत एज अ मीडिएटर काम करना था, लेकिन अभी एम्प्लॉयज़ अवेलेबल कराने थे, ठीक है, कंपनी को। इस अप्रोच के लिए पर्सनल ऑफिसर और बाद में पर्सनल मैनेजर अपॉइंट किया गया, ठीक है। पहले पर्सनल ऑफिसर, बाद में पर्सनल मैनेजर अपॉइंट किया गया। इसका काम होता था पहले सर्च करना, रिक्रूट करना, फिर उसको सिलेक्ट करना, फिर उनको एम्प्लॉयज़ को प्लेस करना है, ठीक है। ये आपको एज अ सीरियल वाइज और जो जो इसमें है वैसे ही याद करना है, इसमें आप अपना थोड़ा सा डालोगे तो नहीं चलेगा। इसके बाद आता है एचआरएम स्टेज। एचआरएम स्टेज में बिजनेस और ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही थी। इसका इस सिचुएशन से ये अफेक्ट पड़ा कि जो एक बंदे की फिर से ज़रूरत महसूस होने लग पड़ी, जो कि जो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर सके और उनको डेवलप कर सके, ठीक है। अ, अब इस एरा में जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कंसिडर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, और ऐसा महसूस किया जाता है कि इसको लगातार डेवलप करना चाहिए, ठीक है। इस आइडियोलॉजी को लेते हुए पर्सनल मैनेजर को रिप्लेस कर दिया एचआर मैनेजर ने, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ने। उसकी जॉब थी कि इफेक्टिवली मैनेज करना बंदों को जो कि काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक रहें और उसको छोड़ के ना जाए, ठीक है। होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। आपको ये सारा पहले लेबर वेलफेयर स्टेज, बिजनेस काफ़ी छोटे स्केल पे कंडक्ट किए जाते थे, इसलिए एज अ मीडिएटर एक बंदे की जरूरत थी, उसको लेबर वेलफेयर ऑफिसर कहा जाता था। फिर पर्सनल मैनेजर स्टेज की मतलब
आदमी एम्प्लॉयज अवेलेबल कराने होते थे, उसके लिए पर्सोनल ऑफिसर, बाद में पर्सोनल मैनेजर अपॉइंट किया गया, जिसका काम था रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना और प्लेस करना एम्प्लॉयज को। उसके बाद HRM स्टेज, जहाँ पे विद द कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एक बंदे की जरूरत महसूस हुई जो कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे सके एम्प्लॉयज को। और उस टाइम पे ह्यूमन रिसोर्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसे फील होता था कि उसको लगातार डेवलप करते रहना चाहिए। इस आइडियोलॉजी को लेकर पर्सोनल मैनेजर को रिप्लेस कर दिया HR मैनेजर ने। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM। एक्चुअली मैं कहता हूँ कि ये ना चैप्टर आप थोड़ा सा धीरे धीरे करके देखो, क्योंकि अगर सारा कुछ मिक्सअप हो जाएगा ना तो उस चीज़ का ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा और ट्रिकी चैप्टर है और ये यूनिटी काफ़ी बड़ी है, तो आराम आराम से करते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने किया इसका पहले हमने देखा कि स्टाफिंग है क्या चीज़, उसके फीचर्स, उसकी इम्पोर्टेंस, फिर हमने इसका देखा एवोल्यूशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आप एक बार एवोल्यूशन को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना एज कम्पेयर टू फीचर और इम्पोर्टेंस। इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंस और एवोल्यूशन को अच्छे से ध्यान देना, और एवोल्यूशन को रट लेना है, घोट के पी जाना है, ठीक है पूरा। तो वेल देन, टेक केयर गाइस, आराम आराम से करते हैं, ठीक है, आपको भी बर्डन ना महसूस हो। ओके, थैंक यू।